नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वो जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीदें लगाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और अब तक 1,31,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इनमें से 94 लाख को पहली और 37 लाख को दूसरी डोज लग चुकी है। पिछले 10 दिन में ही 11 लाख टीके लगाए जा चुके हैं और वैक्सीन लेने वालों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की रही है। 18 से 44 आयु वर्ग में 59 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 49 लाख को पहली और 10 लाख को दूसरी खुराक भी लग गई है। और इसी बीच दिल्ली में युवाओं की आबादी 92 लाख है, आपको ये भी बता दें। और वहीं इस बारे में जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर विनय कुमार का कहना है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण होना जरूरी है। फिलहाल राजधानी में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी अच्छी है और अगर टीकाकरण इसी गति से चलता रहा तो आने वाले 1 से 2 महीने में पूरी पात्र आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। राजधानी में अब तक 94 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, जो कि वैक्सीनेशन की पात्र आबादी का 62% है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस आंकड़े को 80% तक पहुंचाने की जरूरत है और इससे अगली लहर का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो विशेषज्ञों ने कही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बीच में धीमी भी पड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें वैक्सीन मिल रही है उसके बाद से ही दिल्ली में जो रफ्तार है वो तेज हो गई है वैक्सीनेशन की और अब जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक 1,31,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो काफी अहम बात है। दिल्ली की आबादी जितनी है उससे आधे से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है दिल्ली में, क्या लगता है जिस तरीके से बताया गया कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से यानी कि 16 जनवरी से जिस तरीके से शुरुआत की गई थी वैक्सीन की और उसको बाद में जो लगातार अभी तक की जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि वैक्सीन ज़रूर लगाई जा रही है, मगर कोविडशील्ड और कोवैक्सीन ही 2 ही वैक्सीन है जो जनता तक अभी तक पहुँचाई जा रही है, मगर जितनी रफ्तार देखने को चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। मगर सरकार की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है, लगभग 1,31,00,000 लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और पहली डोज जो है वो लगभग 95 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है और 37 लाख के करीब दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। और इनमें सबसे ज्यादा लगवाने वाले जो हैं वो युवा हैं, यानी 18 साल से ऊपर के लोग हैं। मगर लगातार जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार यही चीज देखने को मिल रही थी कि वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से वैक्सीन जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी और दिल्ली सरकार निरंतर बार बार वैक्सीन सेंटरों को बंद करती हुई नजर आ रही थी। मगर अब जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लगातार वैक्सीन जरूर मिल रही है, मगर दोनों ही वैक्सीन दी जा रही है, मगर जितनी रफ्तार होनी चाहिए थी, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया है कि नवंबर के महीने में तीसरी लहर आ सकती है और उससे बचाव के लिए पहले जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगनी चाहिए थी। मगर वैक्सीन की जो रफ्तार है वो बिल्कुल अपनी जगह पे चलती नजर आ रही है, मगर जमीनी हकीकत पे बात करें तो वहां पर रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है। और जब यहाँ तक की बात करें वैक्सीन सेंटरों की, तो वहां पर भी जो पहले भीड़ देखने को मिल रही थी, लगातार जनता पहुंच रही थी, अब वो भीड़ नहीं है। अब नॉर्मल तरीके से, यानी कि अपने आप ही जाइए, आधार कार्ड लीजिए और आधार कार्ड जमा करते ही उसकी फोटोकॉपी और स्लिप भरते ही आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। मगर जिस तरीके से और वैक्सीन, जो विदेशी वैक्सीन आई थी भारत के अंदर, वो वैक्सीन अभी तक जनता तक नहीं पहुंच पा रही है और काफी हद तक जो लोग हैं वो उन वैक्सीनों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन कोविडशील्ड हो या फिर कहें मडोना हो या फिर फाइजर की हो। लगातार उनका भी इंतजार किया जा रहा है, मगर वो वैक्सीन जो है वो जनता तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। जी, यानी कि जनता को सिर्फ और सिर्फ 2 वैक्सीन मिल रही है। 2 वैक्सीन से ये कितनी कारगर साबित हो रही है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि आपको जो वैक्सीन इस समय मिल रही है वो आप लगवा लें। यानी कि अगर 2 ही वैक्सीन मिल रही है तो जितनी वैक्सीन मिल रही है दिल्ली सरकार को, क्या वो उस वैक्सीन का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो एक वैक्सीन होती है उसकी 1 बोतल से आप 5 लोगों को वैक्सीनेट करते हैं।
तो आंकड़े जो बताते हैं वो दिल्ली सरकार में एक शीशी से कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है? क्या बर्बादी भी देखने को मिल रही है वैक्सीन की, राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन है, मगर जितने दिनों की वैक्सीन होती है, वो उतने दिनों में खत्म हो जाती है और उसके बाद में फिर केंद्र सरकार से गुहार लगाई जाती है और यही प्रक्रिया हमें पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को भी मिल रही थी। मगर लगातार केंद्र सरकार भी कह रही है कि वैक्सीन उनके पास भी है और वैक्सीन दी जा रही है, मगर 2 वैक्सीनों के अलावा तीसरी वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और दूसरा, जितनी रफ्तार होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर जो स्थिति देखने को मिली थी, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली थी। मगर उससे बचने के लिए अब तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों तक के लिए घातक है और कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और तीसरी लहर जो है वो अपना असर भी दिखा सकती है। मगर कहीं न कहीं अभी भी सरकारों की तरफ से 2 ही वैक्सीनों पर जोर दिया जा रहा है और दो तीसरी वैक्सीन या कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, इन दोनों वैक्सीनों के अलावा जो फाइजर है या फिर और वैक्सीन है, मडोना है, वो जो वैक्सीन जो स्पुतनिक है, वो वैक्सीन कहीं न कहीं वो वैक्सीन अभी तक नहीं दिख रही हैं और जिन वैक्सीनों को इंतजार जनता कर रही है, काफ़ी हद तक तो ऐसे भी लोग हैं, जो इन दोनों वैक्सीनों पर भरोसा नहीं करते हैं, जो बाहर की विदेशी वैक्सीन है, उन पर भरोसा करते हैं और उनके इंतजार में अभी तक वो बैठे हुए हैं। मगर लगातार सरकार जिस तरीके से कह रही है कि जो वैक्सीन उन तक पहुँचाई जा रही है, आप उन्हीं को लगवा लीजिए ताकि वायरस का खतरा कम से कम हो सके। मगर अभी तक जो कहा जा रहा है कि नवंबर में तीसरी लहर आ सकती है, तो कहीं न कहीं उससे बचाव के लिए यही रास्ता है कि वैक्सीन जो भी उपलब्ध हो रही है, आप उनको लगवा लीजिए। मगर आने वाले दिनों के अंदर ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी, ये ज़रूर देखना होगा। जी। बिल्कुल राजीव, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन अभियान जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन उसके पीछे अब समझने वाली बात यह है, क्योंकि बीच में देखिए ये बातें उठी थी कि जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर ज्यादा मात्रा में, कह सकते हैं कि ज्यादा महंगे जो है वो डोज मिल रही है। अब फिलहाल का क्या हाल है? जो इतने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, 1,31,00,000 लोगों को ये वैक्सीन की डोज दी गई है, ये जो इतनी आबादी है, इनको प्राइवेट में वैक्सीनेट किया गया है या फिर सरकारी में? यानी कि क्या इनको फ्री में वैक्सीनेट किया गया, इनको मुफ्त में वैक्सीन मिली है, या फिर इस वैक्सीन के लिए उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़े? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता अभी भी वो वैक्सीन का इंतज़ार कर रही है, मगर जितनी हद तक वैक्सीन लग रही है, वो सरकार बिल्कुल कह रही है कि सरकार जनता तक यही पहुँचाने की कोशिश कर रही है, जो वैक्सीन उपलब्ध है, आप उनको लगवा लीजिए। मगर हमारे साथ एक शख्स है, जो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। पहले इधर आइए सर, आप ये बताइए वैक्सीन लगवा ली आपने? लगवा ली। दोनों डोज़ लग चुकी है या 1 डोज़ लग चुकी है? दोनों लगते हैं। अच्छा, वैक्सीन कौन-कौन सी मिल रही थी आप लोगों को? मेरे को एक तो कोविशील्ड थी, एक कोवैक्सीन थी। 2 वैक्सीन थी, दूसरी वैक्सीन के अलावा इन दोनों वैक्सीनों के अलावा कोई और वैक्सीन भी मिल रही है सरकार की तरफ से? वही जो पहले लगवाया था वही लगवाया था, कोविड वाली। यानी कोविशील्ड ही लगवाई थी और अभी तक वही सभी सेंटरों पर मिल रही है। हाँ, वही भी। देखा आपने, कहीं न कहीं वैक्सीन वो ही मिल पा रही हैं जो सरकार की तरफ से 2 ही वैक्सीन दी जा रही हैं। जो तीसरी वैक्सीन होनी चाहिए थी या फिर और जो विदेशी वैक्सीन है, वो अभी तक जनता तक नहीं पहुँच पा रही है और जनता कहीं न कहीं उनका ही इंतज़ार करती नज़र आ रही है। मगर सरकार की तरफ से जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, जनता भी उसमें सहयोग करती नज़र आ रही है और जनता भी जानती है कि अब तीसरी लहर से जो बचाव का रास्ता सिर्फ वैक्सीन है और इसीलिए वैक्सीन के लिए कहीं न कहीं कोशिश करती नज़र आ रही है और जनता जो है वो लगवाती भी नज़र आ रही है। मगर अभी भी जो कुछ लोग रुके हुए हैं, उनसे भी हम अपील करेंगे कि वो भी वैक्सीन लगवा लें, ताकि सरकार की तरफ से जो भी मुहिम दी जा रही है, यानी कि जो भी वैक्सीन दी जा रही है, उसकी डोज ही अभी कोरोना के लिए रास्ता है बचाव के लिए। मगर बच्चों तक किस तरीके से वैक्सीन पहुंचेगी, ये जरूर देखना होगा। मगर आने वाले समय के अंदर कितनी वैक्सीन और उपलब्ध हो पाएगी, ये भी देखना होगा। मगर सरकार की तरफ से कहा गया है 80% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी। लेकिन राजीव, आगे दिल्ली सरकार की क्या रणनीति है? जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन अभियान जारी है, आगे सरकार की क्या रणनीति है? जो 2 महीने का समय उन्होंने बताया कि इस 2 महीने में वो पूरे तरीके से पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकते हैं, किस तरीके की रणनीति के तहत वो ये काम करने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार कह रही है कि 2 महीने की, यानी कि आने वाले नवंबर तक वो दो सभी लोगों को, दिल्ली की तमाम आबादी को वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है और लगातार ये भी कोशिश भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से अगर और वैक्सीन होती तो कहीं न कहीं और ज़्यादा रफ्तार होती, उसके अंदर देखने को मिलती और जनता तक वो पहुंच भी पाती। मगर जो प्राइवेट वैक्सीन है, यानी कि बाहर की विदेशी वैक्सीन है, वो सिर्फ अभी चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों के अंदर देखने को मिल रही है और वहीं तक पहुंचती नजर आ रही है। क्योंकि छोटे जो क्लिनिक है प्राइवेट जो है, वहां तक नहीं वैक्सीन पहुंच रही है। सिर्फ सरकारी वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोविड 19 जो वो दोनों ही वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जा रही है। मगर
सरकार जिस तरीके से रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि दोनों ही सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तालमेल की कमी है। अगर वो तालमेल की कमी दोनों ही तरफ से पूरी कर ली जाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय यानी नवंबर से पहले ही वैक्सीन दिल्ली की पूरी आबादी को लग सकती है। जी। लेकिन रणनीति सरकार की जानना बेहद ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये वाक़ई जिस तरीके से योग दिवस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। अब ये क्या वाक़ई मुफ्त में लोगों को वैक्सीन मिल रही है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन जो है वो उनको मुफ्त में मिलेगी और लगातार उसकी प्रक्रिया भी अपनाई जा रही थी। मगर जनता अब समझने लगी है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए और कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ी, उससे जनता को यही लगता है कि जो वैक्सीन है वो वैक्सीन का चार्जिंग यहाँ से वसूला जा रहा है और कहीं न कहीं सरकारें जितना दावा कर रही थी कि फ्री वैक्सीन दी जा रही है, वो फ्री वैक्सीन नहीं, उनसे चार्जिंग ज़रूर लिया जा रहा है। अगर चार्जिंग लिया जा रहा है तो वो देने के लिए तैयार भी है, मगर वैक्सीन जो है वो उन तक इतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक दोनों डोज की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों डोज की जो रफ्तार है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों डोज जब तक नहीं लगेगी वायरस का खतरा कम नहीं होगा। एक डोज से कितना काम नहीं बनने वाला है, सरकार को ये समझना चाहिए। मगर सरकार अभी तक कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश धरातल पर कितनी कामयाब है, क्योंकि 2 महीने का जो समय दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, वो दिल्ली सरकार के द्वारा सिर्फ एक वैक्सीन के लिए दिया गया है, यानी कि पहली डोज के लिए। अगर दोनों डोज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में होगी और दिल्ली के अंदर वायरस का खतरा जो है, जो पिछली जो दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था, वो नहीं देखने को मिलेगा तीसरी लहर में। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुट के करीबी मंत्री के बेटे को पंजाब यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाने पर पंजाब के कांग्रेस यूथ अध्यक्ष वीरेंद्र ढिल्लों ने हाईकमान को पंजाब कांग्रेस यूथ उपाध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने के लिए एक पत्र लिखा है। पंजाब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लों पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुट के हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों और नेताओं के बेटों को पंजाब यूथ कांग्रेस पर उपाध्यक्ष बनाने पर उन्होंने हाईकमान को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों को रोकने की मांग की है। तो आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो पंजाब कांग्रेस हो या फिर पंजाब यूथ कांग्रेस। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हर राज्य में जहां पर सक्रिय है वहीं पर कलह कांग्रेस में देखने को मिल रही है, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की या फिर पंजाब की। और अब पंजाब में एक नया जो अंदरूनी मामला है, अंतर्कलह जो कांग्रेस की है वो सामने आ गई है, जहां पर पंजाब यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र ढिल्लों, उन्होंने हाईकमान को पंजाब कांग्रेस यूथ के उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनकी नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि कई लोग यहां पर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनकी लिस्ट आपको पूरी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन्हीं को रद्द करने की मांग की गई है। अब खबर ये सामने आ रही है कि जो वीरेंद्र सिंह ढिल्लों पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू गुट के हैं और जिन मंत्रियों को अब उपाध्यक्ष बनाया गया है वो कैप्टन गुट के हैं। और यहाँ पे गुटबाजी ही देखने को मिल रही है, जहाँ पर अलग अलग गुट के होने के कारण ये पत्र लिखा गया है, ये बातें कही जा रही हैं। तो पंजाब में लगातार अंतर्कलह देखने को मिल रही है और इसी अंतर्कलह के बीच एक नया मामला पंजाब से सामने आया, जहां पर कांग्रेस यूथ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ढिल्लों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह ढिल्लों जो कि नवजोत सिंह सिद्धू गुट के हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो नवजोत सिंह सिद्धू गुट के हैं। जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, उसी अंतर्कलह की एक और बानगी अब सामने आ गई है, क्या कुछ इसमें अपडेट? हाँ, देखिए पहले तो सिर्फ हम कह सकते थे कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर कलह देखने के लिए मिल रही थी पंजाब कांग्रेस के अंदर, पर अब नजारा यूथ कांग्रेस देखने मिल रहा है। हाईकमान की तरफ से 7 नियुक्तियां की गई थी, अगर आपको बता दें, जिसमें 2 सीधे वाइस प्रेसिडेंट और 5 वाइस प्रेसिडेंट है। अगर हम कहें तो बाकी के 7 में से 5 नियुक्तियों में शायद किसी को कोई एतराज नहीं था, पर 2 नियुक्तियां मोहित महिंद्रा और उदयवीर सिंह ढिल्लों, इन को लेकर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एतराज जा रहा है यूथ कांग्रेस के प्रधान होगा। आपको बता दें कि जो ये दो यूथ कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट लगाएंगे,
ये मंत्रियों के बेटे बताए जा रहे हैं। हम्म। जैसे आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री कैबिनेट में से के गुटके ही हैं कैबिनेट मंत्री, जो माफ कीजिएगा, जो ब्रह्म महिंद्रा के बेटे हैं मोहित महिंद्रा, उनकी एक नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये कैप्टन गुट के काफी नजदीक है और कहीं ना कहीं वहां का इन्फ्लुएंस यूथ कांग्रेस में ना दिखे। इस चीज को लेके खुद वीरेंद्र ढिल्लों ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के बाद उन्होंने बकायदा नियुक्तियों को स्टॉप कर दिया है। ये देखिए, चिट्ठी लिखी नियुक्तियों को रोक दिया गया। उस चिट्ठी में इन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि टेम्परेरी हम ये सभी नियुक्तियां रोकते हैं क्योंकि कुछ नाम हट सकते हैं और कुछ नए नाम ऐड हो सकते हैं। तो इसमें सीधे तौर पे दिख सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का ग्रुप अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखना चाहता है। वो चाहता है कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का इन्फ्लुएंस ना आए इसमें। तो एक दूसरे नाम की हम बात करते हैं, जो उदयवीर सिंह ढिल्लों, वो नेता दीपेंद्र ढिल्लों के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही नेता अगर हम बात कर रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रुप के हैं। तो वही उनके बेटों को जब पोस्ट दी गई, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट की जब पोस्ट दी जा रही है तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रही थी। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये बात की गई कि नहीं, जब कैबिनेट मंत्रियों के ऑलरेडी इनके कैबिनेट मंत्री जिनके पिता ऑलरेडी सक्रिय पोस्ट पे है, तो उनके बेटों को इस पोस्ट की देने की जरूरत नहीं है। जबकि उनका कहना है कि जो नए यूथ है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जिनका इन्फ्लुएंस और ज्यादा पार्टी को फायदा होगा, उनको आगे लाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसके बाद एक तरह से इन सभी 7 नियुक्तियों पर स्टे लग चुकी है। अब ये देखना होगा हाईकमान क्या इन नामों को बदलती है या इनका स्टैंड क्लियर रहता है, क्योंकि यहाँ से भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का नजर देखने को मिल रहा है। जहाँ पे सिर्फ पंजाब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने मिल रही थी, अब यही गुटबाजी और ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पे अब हम कह सकते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर पे जाती नजर आ रही है। तो ऐसे में यूथ कांग्रेस के अंदर जो हम कहते हैं ग्राउंड वर्कफोर्स होता है, तो जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में जाते हैं वो यूथ ही होता है, जो सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो यूथ ही होता है। और ऐसे में यूथ विंग के अंदर ही अगर गुटबाजी देखने को मिल जाए तो काफी ज्यादा पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अब हाईकमान को देखना होगा कि किसी तरह इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। अब ये देखना होगा कि क्या ब्रह्म महिंद्रा के बेटे को हटाया जाता है या फिर मोहित महिंद्रा को कंटिन्यू करवाया जाता है। ये अब जो हाईकमान के ऑर्डर आएंगे उसी से पता चल पाएगा। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार अंतर्कलह देखने को मिल रही है और अब तो ये अंतर्कलह जो है वो यूथ कांग्रेस में भी आ गई है और इसी को लेकर जो पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है वीरेंद्र सिंह ढिल्लों, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है हाईकमान को। उस चिट्ठी के बारे में भी बताइए कि उस चिट्ठी में उन्होंने क्या चीजें लिखी और इसी के साथ अब हाईकमान का इस पर क्या फैसला हो सकता है। देखिए, जो चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई उसमें उन्होंने सच किसी का नाम नहीं लिया है, पर उन्होंने कहा है कि जरूरत है कि नए चेहरों को लाया जाए। उन्होंने ये चीज क्लिक मेंशन की गई थी कि जो मंत्रियों के बेटे हैं या जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल है उनको आगे लाने की जरूरत नहीं, पर जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जिनसे अगर हम कहें पार्टी को फायदा मिलेगा, जिनको आगे लाना, जिन नामों को अगर हम कहें अच्छी पोस्ट देने से पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा और पार्टी वर्कर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनको आगे लाने की जरूरत है। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के फॉरवर्ड की थी। उसके बाद जो दूसरी चिट्ठी उन्होंने रिलीज की है जिसमें खुद अपने लेटर पैड को उन्होंने इश्यू किया है, अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पे एक तरह से मेंशन किया गया, अगर आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं चिट्ठी जिसमें उन्होंने अपना खुद यूथ कांग्रेस का लेटर पैड में इश्यू कराया गया है। उसमें उन्होंने लिखा है खुद वीरेंद्र ढिल्लों के नए जो यूथ कांग्रेस प्रधान के, उसमें उन्होंने नोटिस में मेंशन किया है कि अभी जरूरत है कि ये जितनी भी नियुक्तियां इन्हें टेम्परेरी होल्ड पे कर दिया जाए। उनकी तरफ से जो चीजें उन्होंने सीधा ही होल्ड का ऑर्डर दिया हुआ है, नोटिस लिख के ये सभी नियुक्तियां अभी होल्ड पे है और कुछ टाइम तक के लिए होल्ड पे, क्योंकि इनमें कुछ नाम हट सकते हैं और कुछ नाम ऐड ऑन हो सकते हैं। तो सीधे तौर पर उनके तो मेंशन किया जा रहा है कि नाम हटेंगे भी और ऐड ऑन भी होंगे। अब ये देखना होगा कि कौन से नाम हटते हैं, क्योंकि जैसे अंदाजा लग रहा है मोहित महिंद्रा कहीं ना कहीं उनका नाम बार बार उठ रहा है, क्योंकि वो ब्रह्म महिंद्रा के बेटे हैं, तो उनके नाम को लेकर काफी ज्यादा अटकलें चल रही है कि शायद उन्हें हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां ब्रह्म महिंद्रा है वो सीएम धड़े के बहुत नजदीक है, कैप्टन अमरिंदर के बहुत नजदीक है, तो कहीं उनका इन्फ्लुएंस यूथ कांग्रेस में ना देखने को पड़े, इसलिए शायद ये कोशिश की जा रही है। तो ये नोटिस में किसी का ऐसा नाम नहीं लिया गया, पर मेंशन जरूर कर दिया गया है कुछ नाम जरूर हटेंगे और कुछ नाम ऐड ऑन हो सकते हैं। इसके चलते सभी 7 नियुक्तियां ऑन होल्ड कर दी गई हैं, जिसमें 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 5 वाइस प्रेसिडेंट है। जी। लेकिन अमित देखिए, समझने वाली बात यह है कि पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार गुटबाजी चल रही है, अब वीरेंद्र सिंह ढिल्लों जो नवजोत सिंह सिद्धू गुट के हैं और जो ये मंत्रियों के नाम हैं, दोनों के जो नाम हटाए गए हैं, जो प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष बनाए गए थे उनके नाम जो हटाने की मांग की गई है, वो दोनों कैप्टन गुट के हैं। अब गुटबाजी साफ कांग्रेस में देखने को मिल रही है, तो क्या कहा जा सकता है कि जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने वर्चस्व अपना स्थापित किया, इतने लंबे समय तक राज किया है देश पर,
क्या वो अब खात्मे की कगार पर है? आपको क्या लगता है? देखिए, इंटरनल फाइटिंग लगातार चलती रहती है। हम किसी की लड़ाई के चलते ये नहीं कह सकते कि इनका वर्चस्व खत्म होने वाला है। अभी जो बातचीत चल रही है, गुटबाजी ज़रूर देखने को मिल रही है। पार्टी को उसका नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। वो ये बात कर रहे हैं मोहित महेंद्रा और उदयवीर सिंह ढिल्लों, इन दोनों के नामों को हटाने को लेकर लगातार ये चीज़ चली है। क्योंकि दोनों के ही अगर हम कहें कि पिता कहीं न कहीं कैप्टन अमरिंदर के खेमे के हैं, तो इसलिए इनके नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अगर इनका कहीं से अगर हम कहें कि हायर लिंक ना होता, तो शायद इनकी नियुक्ति पे कोई सवाल नहीं उठता। पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुटबाज़ी अभी पंजाब कांग्रेस की देखने को मिल रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का धड़ा देखने को मिल रहा है, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हुए उनके ऊपर जितने भी सवाल खड़े किए थे, उन्होंने एक डिनर के साथ साबित कर दिया कि उनके साथ कितने मंत्री खड़े हैं, वो अभी भी उनका इन्फ्लुएंस वैसा का वैसा ही है और उनको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उन्होंने अपनी पावर स्ट्रेंथ दिखा दी, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी लगातार अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें कि क्या पंजाब में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होगा। पंजाब कांग्रेस को नुकसान जरूर हो सकता है इस गुटबाजी का, पर हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शंस के लिए वो खत्म है, क्योंकि हुँ। अभी भी जितना कांग्रेस का इन्फ्लुएंस है वो शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां तब उतना गेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा वर्क करते हुए उनको नजर आए थे। क्योंकि काफी ज्यादा अगर हम कहें कि लॉकडाउन से उन्हें कांग्रेस का काफी इन्फ्लुएंस बढ़ा था। अगर हम बात करें इंटरनल फाइटिंग जब तक शुरू नहीं हुई थी, तो कांग्रेस एक क्लियर कट में आगे, हम कहते हैं कि आगे स्टेप में नजर आ रही थी कि सभी पार्टियों से थोड़ा आगे थे। पर जब ठीक से है। गुटबाजी हुई है, जब से इंटरनल फाइटिंग हुई है, तब से इनका इन्फ्लुएंस कम होता हुआ नजर आ रहा है। हुँ, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब सरकार आज यानी 31 अगस्त को बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्चुअल माध्यम से लोगों को इस मौके पर संबोधित भी करेंगे और पंजाब में बुढ़ापा पेंशन अब 750 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जिसका ऐलान सरकार ने कुछ ही दिन पहले किया था। और आज ये बढ़ी हुई पेंशन बुजुर्गों को बांटी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को आज दी जाएगी, जिसको लेकर बुजुर्गों में भी आज काफी उत्साह है, क्योंकि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन जो बढ़ाई गई है 750 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति महीने की गई है, उसको आज बांटने का काम खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। आपको बता दें कि 31 अगस्त आज की तारीख तय की गई थी बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन बांटने की, और आज सीएम खुद लोगों को बुढ़ापा पेंशन बांटेंगे। साथ ही साथ लोगों से संवाद भी किया जाएगा। तो बुढ़ापा पेंशन आज बुजुर्गों को बांटने का काम किया जाएगा। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह लोगों को बुढ़ापा पेंशन आज बांटेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये मांग उठ रही थी कि बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाया जाए। पहले 750 रुपये प्रति माह ये बुढ़ापा पेंशन थी, जिसको दोगुना करते हुए सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ ही समय पहले इसे 1500 रुपये प्रति माह कर दिया था। 750 से दोगुना करते हुए 1500 रुपये प्रति माह बुजुर्ग पेंशन कर दी गई थी, जिसका ऐलान सरकार ने कुछ ही दिन पहले किया था। और उसके बाद आज बढ़ी हुई पेंशन की पहली किस्त लोगों को मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन पहली बार लोगों के खाते में आ जाएगी, तो इसको लेकर बुजुर्गों में भी खासा उत्साह है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर, फिलहाल जिस तरीके से आज बढ़ी हुई बुढ़ापा पेंशन लोगों को बांटने का काम खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, इसी के साथ बुजुर्गों में तो उत्साह है ही, लेकिन जिस तरीके से संबोधन भी आज कैप्टन अमरिंदर देंगे, क्या और भी कोई ऐलान? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब ये कहीं कि चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में सरकार की भी कोशिश होगी कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए जो लोग लुभावन वादे हैं या फिर जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरा जाए और आने वाले समय के लिए भी कुछ वादे जो हैं वो किए जाएं। अब बुढ़ापा पेंशन की ही बात करें तो बुढ़ापा पेंशन जो है वो पंजाब में 58 साल की महिला की उम्र होने पर उसको दी जाती है, और इसके अलावा 65 साल या फिर उससे अधिक उम्र के जो पुरुष बुजुर्ग हैं उनको दी जाती है। 750 रुपये प्रति माह ये बुढ़ापा पेंशन थी।
हालांकि इसको बढ़ाने की मांग बहुत पिछले काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन बजट में आपको याद होगा कि मार्च में जब बजट प्रस्तुत किया था उस वक्त वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने सदन में ही बजट पेश करते हुए ये प्रावधान किया था कि जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 750 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। और आज वो समय आ गया है जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे बुजुर्गों के साथ जुड़कर एक तो जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी राशि जो है वो जारी करेंगे। सीधे ही खातों में बुजुर्गों की ये पेंशन जाएगी और साथ ही संबोधित करेंगे जनता को। सही आपने सवाल किया कि कुछ और वादे जो है जनता के साथ मुख्यमंत्री कर सकते हैं, तो ऐसी संभावना है क्योंकि बुजुर्गों के भी बहुत सारे मामले हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो कुछ वादे जो है वो कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि चुनावी मौसम है जैसे मैंने पहले कहा। तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश होगी कि जहां जहां सरकार को जरूरत लगती है कि यहाँ पर काम किया जा सकता है, या फिर जहां पे उसको लग रहा है कि जनता एक पिछले लंबे समय से किसी काम की मांग कर रही है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के वादे जो वादे हैं वो आज और भी सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है कुलबीर जी, इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से ये जो पेंशन है बुजुर्गों की पहले 750 रुपए प्रति माह थी, उसके बाद सीधे इसको दोगुना किया गया और 1500 रुपए प्रति माह किया गया। क्या लगता है कि चुनावी दावा भी हो सकता है? क्या बुजुर्गों को और जनता को लुभाने की कोशिश हो सकती है सीधे तौर पर? देखिए, जो बजट मार्च में पेश किया था, ये स्वाभाविक है कि आखिरी बजट था पंजाब कांग्रेस सरकार का। तो इस आखिरी बजट में अपने कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं जिसको ये कहा जा सकता है कि वो एक चुनावी बजट के रूप में इसको देखा जा सकता है। और इसमें ये भी एक वादा था कि बुढ़ापा पेंशन जो है वो 750 रुपये प्रति माह से 1500 रुपये यानी दोगुना कर दी जाए। क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा में करीब 3000 के आसपास से ये बुढ़ापा पेंशन जो है वो दी जाती है। तो ऐसे में पंजाब की जनता भी लगातार यही मांग कर रही थी कि पंजाब सरकार भी बुजुर्गों को की जो राशि है बुढ़ापा पेंशन की उसको वो बढ़ाए। और आपने देखा भी होगा कि जब विधानसभा चुनाव थे तो अन्य पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस ने भी ये वादा किया था कि ये राशि जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में अब सरकार ने बजट में क्योंकि ये ऐलान किया था और अब सरकार इसको जारी करने जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो बुजुर्गों को मिलेगी, क्योंकि यदि दोगुनी पेंशन जो है वो उनके खाते में जा रही है तो आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी सहायता जो है वो खासतौर पर जरूरतमंद बुजुर्गों को वो प्रदान होगी। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की भी कोशिश होगी कि इस कदम के जरिए अपने साथ और जोड़ा जाए जनता को, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिल सके। कुलबीर जी, देखिए बुजुर्गों को तो आज काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि वाकई ये राहत की बात उनके लिए है कि बुजुर्ग पेंशन बढ़ाई गई है। लेकिन इसी बढ़ाई हुई पेंशन का आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अब जिस तरह से कांग्रेस ने चुनावी वादा भी किया था कि बुजुर्गों की पेंशन जो है वो बढ़ाई जाएगी, इसमें इजाफा किया जाएगा। और स्वाभाविक है कि यदि कांग्रेस को एक प्रचंड जीत मिली थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो उसमें कहीं ना कहीं बुजुर्ग जो मतदाता हैं उनका भी एक बड़ा रोल था, बड़ी भूमिका थी। क्योंकि एक ये कहें कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा जीत जो है खुद कांग्रेस ने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी जितनी कांग्रेस को जीत मिली थी। तो ये जीत जो है वो इसी का नतीजा था कि अलग अलग वर्गों के साथ कांग्रेस ने अलग अलग वादे किए थे। बुजुर्गों के साथ भी ये वादा किया था कि पेंशन जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने एक उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट किया था, तो आने वाले समय में भी यही देखती है कांग्रेस के, यदि जो उनके विश्वास पे या जो वादा किया था बुजुर्गों के साथ उस पर यदि खरा उतरा जाए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को भुना सकती है और बुजुर्गों का जो वोट है या समर्थन है
वो हासिल करने की कोशिश जरूर कर सकती है। जी। कुलबीर जी, आज भी कई अहम वादे करके और कई अहम दावे करके बुजुर्गों को लुभाने का प्रयास हो सकता है, वोट बैंक बनाने का प्रयास हो सकता है। वोट बैंक और बुजुर्गों को साधने के लिए जो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, मैं जानना चाहूंगी कि पंजाब में जो बुजुर्गों का वोट बैंक है वो कितना है और किस तरीके से चुनावी जो मौसम होता है उसमें वो काम करेगा। देखिए, हालांकि पंजाब को ही नहीं पूरे देश को युवा देश कहा जाता है। युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं बुजुर्गों की संख्या जो है, खासतौर पर बुजुर्ग मतदाता जो हैं, उनकी संख्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर पार्टी जो है अपने चुनावी वायदों में या फिर जो चुनावी मैनिफेस्टो बनाती है, तो बुजुर्गों की जो मांगे हैं, चाहे वो सुरक्षा की मांग हो या फिर आर्थिक तौर पर उनको सहायता मुहैया कराने की मांग हो, तो इस तरह की मांगों को या इस तरह की ज़रूरतों को वादों के साथ अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित जो है वो करती है। मुस्कान, कहा जा सकता है कि एक अच्छी खासी संख्या जो है वोट बैंक के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को बुजुर्गों के रूप में भी पंजाब में नज़र आती है। लिहाजा एक प्रमुख तौर पर बुजुर्गों की जो ज़रूरतें हैं या फिर उनके साथ जो वादे किए जा सकते हैं, उनके कामों को लेकर उनको प्रमुखता से हर पार्टी जो है वो शामिल करती है। और यही प्रमुखता देते हुए कांग्रेस ने भी बुजुर्गों के साथ वादा किया था, जिसका नतीजा भी कहीं न कहीं कांग्रेस को मिला, जिसका लाभ भी कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। तो यही कहा जा सकता है कि एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो बुजुर्गों के रूप में भी पंजाब में देखा जा सकता है। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर हैं। एक दिन के दौरे के लिए वो लखनऊ आ रहे हैं और इस बीच रक्षा मंत्री मंगलवार को यानी आज विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और इसी दौरान रक्षा मंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का भी उन पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्री मंगलवार को सुबह 11:45 पर लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से ज्योतिबा फूले मल्टी लेवल पार्किंग समेत सेतु निगम द्वारा बनाई गई पुलों का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें 2 बजे सीएमएस गोमती नगर विस्तार पहुंचकर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, जिसके बाद 3:15 बजे दिल्ली के लिए वो वापस रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आ रहे हैं। तो लखनऊ में आज विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दौरे पर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी भव्य स्वागत किया गया था और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं, यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन के दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं राजनाथ सिंह, जहाँ पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे और इस दौरान रक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में भी सम्मिलित होंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इसी के साथ जनता को लुभाने का भी प्रयास यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि कई बड़े नेता और दिग्गज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगे विधानसभा चुनाव है और इन्हीं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार ये कोशिशें हो रही है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाया जा सके और जो पहले के चुनावों में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल किया था बीजेपी ने, वही प्रचंड बहुमत इस बार 2022 के चुनावों में भी हासिल किया जा सके और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी दौरा उनका कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले चाहे फिर वो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा या फिर आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लगा लें, ये तमाम लोग जो हैं वो वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं और लोगों से लुभावने प्रयास किए जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का भी दौरा है, जहां पर वो भी कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे, एम्स का शुभारंभ करेंगे, लेकिन फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व सीएम
और दिवंगत आत्मा कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अब जिस तरीके से राजनाथ सिंह आ रहे हैं, रक्षा मंत्री लखनऊ में आ रहे हैं, किस तरीके का उनका कार्यक्रम है और किस तरीके से उनके स्वागत समारोह के लिए तैयारियां? देखिए, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो करीब वो 12 बजे राजधानी में आ जाएंगे। 11:40 पे 1210 करोड़ की लागत से जो परियोजना है लखनऊ स्मार्ट सिटी के साथ जो है प्रदेश में तमाम जो स्मार्ट सिटी हैं उनके कार्यक्रम की शुभारंभ हो जाएगी। तो उसका एक लोकार्पण और शिलान्यास भी राजनाथ सिंह करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जाएंगे, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। और पुष्कर धामी की अगर बात करें तो पुष्कर धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी आगमन करीब तय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनका भी आगमन तय है। तो ये कुल मिला के एक बृहद कार्यक्रम है। और विधानसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब जितने भी बड़े नेता हैं सबका जो है निरंतर आगमन जारी है। अमित शाह ने शुरुआत की थी, नरेंद्र मोदी आए, फिर अमित शाह आए, फिर उसके बाद खुद जेपी नड्डा आए, उसके बाद राजनाथ सिंह, फिर कल्याण सिंह का निधन होना, राष्ट्रपति का करीब करीब 4 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश में। तो ये अगर हम इन दौरों की बात करें, इन नेताओं की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए बहुत ही अहम दौरा है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहेगी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एक राज्य है, घनत्व आबादी का राज्य है। और ऐसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश चुनाव जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से वो और भी मजबूत होगी। और अन्य जो प्रदेश हैं, जो अन्य 4 प्रदेश हैं जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे भी भाजपा की स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। जी, चुनावी दौरा यानी कि साफ तौर पर राजनाथ सिंह का ही हो सकता है। और जो लोकार्पण और शिलान्यास वो करने जा रहे हैं, इस बीच जनता को लुभाने का प्रयास हो सकता है। और देखिए, जिस तरीके से लगातार आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, और इसी को लेकर कई बड़े दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। चाहे अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन ये खुद स्टार प्रचारकों की भूमिका निभाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी दौरा उनका किस तरीके से विधानसभा चुनावों में मदद मिलेगी? देखिए, अगर हम बात करें इन नेताओं की, तो ये अपने आप में स्टार प्रचारक हैं। जेपी नड्डा की बात करें, पश्चिम बंगाल का दौरा आपने देखा, निश्चित रूप से कुछ फर्क पड़ा था। राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश से काफी गहरा लगाव है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश सवर्ण और ओबीसी दोनों वर्गों में जो है काफी वो उनकी समझ है। अगर बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह की रणनीति को हम लोग सभी लोगों ने पिछली बार विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में देख लिया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अभी भी चुनाव जो है संगठन लड़ता आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आ रही है। और अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो इन सबसे अलग एक अलग चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। फायर ब्रांड नेता रहे हैं, हिंदुत्व के एक जबरदस्त पुरोधा रहे हैं। और यही कारण है कि कल्याण सिंह की जो निधन हुआ उसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में इस फायदे की, तो जबरदस्त फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाइए, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस समय सत्ता में काबिज है, एक से एक उसके पास जो है बड़े नेता हैं, उसके जो तर्कस है उसमें तमाम तीर हैं। और अमित शाह जैसा रणनीतिकार आज भी भले जो पार्टी का कमान है वो जेपी नड्डा के पास है, लेकिन सारी जो सारे फैसले होते हैं, जो सारी रणनीति होती है, वो अमित शाह तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट इसका होने जा रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक जिस प्रदेश में अनौपचारिक रूप से विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आ चुके हों, उस प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना मजबूत करने पे लगी हुई है, ये इन नेताओं के दौरे से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, लेकिन प्रदीप जी, ये जो लोग हैं, इनका उत्तर प्रदेश में ये दौरे करना विधानसभा चुनावों में क्या वाकई बीजेपी की जमीन को मजबूत कर सकता है? मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से काफी अहम है। जैसे हम बात करें जेपी नड्डा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित नेता हैं। उसी तरह अगर राजनाथ सिंह की बात करें, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर उनका काफी प्रभाव है। जो पुराने जनसंघी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, आज भी राजनाथ सिंह के चेहरे को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं और उनके बातों का अनुसरण करते हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो अभी भी कायम है देश में। और कहीं ना कहीं से वाराणसी में आपने देखा। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह एक पूरे राष्ट्रीय स्तर के एक रणनीतिकार माने जाते हैं।
और भाजपा के चाणक्य भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से इन लोगों का जो दौरा है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के लिए एक संकट मोचन के रूप में जो है काम आने वाला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ओबीसी और ब्राह्मण जो जातियां हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि संगठन से और सरकार से ये जातियां नाराज चल रही थी, इनको भी मनाने की कवायद जुड़ गई है तमाम। आपने देखा कि पिछली बार और प्रदेश स्तर के नेताओं की घोषणा हुई जिसमें इनको जो है ब्राह्मण और ओबीसी को ध्यान में रखते हुए उन पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। कामेश्वर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया किसान मोर्चा का, जो खुद पिछड़े परिवार से आते हैं। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है उत्तर प्रदेश को जीतने में। जी ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट येलो अलर्ट है। आईएमडी भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों विदिशा, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, सागर और चंबल संभाग के जिलों में आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में बादल की चमक गरज के साथ हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ही होशंगाबाद और रीवा संभाग के जिलों में भी हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके साथ ही विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमा हुआ है और हालांकि बारिश ने प्रदेश में जमकर तबाही भी मचाई थी, वहीं अब एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार मध्य प्रदेश में ज्यादा जानकारी के लिए गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश में बारिश का, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में एक बार फिर जो है भारत मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो हालांकि 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। अगर 5 जिलों की बात करें तो जो विदिशा, सागर, बैतूल, बालाघाट और छिंदवाड़ा है, इन एरिया में, इन जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि इसके पहले भी अगर बात करें तो भारी बारिश की वजह से भारी तबाही मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। अगर ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की बात करें तो जहां पर भारी बारिश की वजह से कई लोगों की हालांकि मौतें भी हुई थी और कई लोग अपने घरों से बेघर भी हो चुके थे, क्योंकि बारिश का मंजर जो है जिस कदर इन क्षेत्र में अगर बात करें ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में देखने को मिला था वो काफी भयावह था। लेकिन हालांकि अब अगर बात करें ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की बात करें तो हालांकि बारिश का जो स्तर है वो पूरी तरह से थम गया। अब स्थिति जो है सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, 5 जिलों की बात करें तो काफी लंबे जो हफ्ते भर का अंतराल था जहां बारिश हफ्ते भर से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से थम सी गई थी और लोग एक बार फिर राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन अब अचानक भारत मौसम विभाग ने एक बार फिर जो है येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को चेताया है कि 24 घंटे के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अगर बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और अगर बात करें तो विदिशा, सागर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश और गरज के साथ भी बिजली गिरने की भी संभावना। अगर उन क्षेत्रों की बात करें तो चंबल क्षेत्र भी वो क्षेत्र में आता है जहां पर भारत मौसम विभाग ने हालांकि लोगों को चेताया है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश के साथ में बिजली गिरने की संभावना है। जी मुस्कान। बिल्कुल, फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है गणेश? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने खुद ने बताया कि जो हालात वहां पर देखने को मिले मध्य प्रदेश में, बाढ़ के हालात बन गए थे, फिलहाल मौसम कैसा है? और अगर मौसम बारिश की जो अलर्ट जारी किया गया है, क्या सरकार ने उसके लिए पहले से प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं आपने? देखिए अगर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों की बात करें तो कई हिस्सों में हालांकि धूप भी नजर आ रही है, लेकिन कुछ हिस्सों में जहां पर मौसम विभाग के द्वारा लोगों को चेताया गया है उन क्षेत्रों की बात करें तो अभी भी जो है काले बादल पूरी तरह से मंडरा रहे हैं, यानी कि बारिश का जो है एक बार फिर असमंजस लगा हुआ है।
कि भारी बारिश एक बार फिर हो सकती है, क्योंकि हफ्ते भर पहले की बात करें तो पूरी तरह से लोगों का जीवन स्थल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र था वहां पर भारी तबाही देखने को मिली थी। हालांकि इस बार भी जो जिस मौसम विभाग ने लोगों को चेताया है, लोगों को आश्वस्त किया है भारी बारिश को लेकर, जिन 5 जिलों की बात करें तो वहां पर पहले ही मौसम विभाग ने लोगों को चेता दिया था, यानी कि जो लोग तटीय यानी कि नदी नालों के किनारे रहते हैं, जो तटीय स्थल पर है जहां पर पानी का भराव हो सकता है या फिर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, उन एरिया को पहले ही वहां से निचले एरिया के जो लोग हैं उनको पहले ही वहां से खाली करके दूसरे स्थान पर यानी कि सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पहले ही चेता दिया था। हालांकि सरकार भी इस बार जरूर वापस से एक्टिव नजर आ रही है और सरकार जरूर उन लोगों को दूसरे स्थान पर ले जाने का पहले से प्रबंध कर चुकी है जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक बार फिर अब मौसम विभाग ने लोगों को आगाह किया है। पूर्व में भी लोगों को आगाह किया था, अगर बात करें ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की बात करें, लेकिन वहां पर करीब 1200 गांव यानी कि 60 सालों बाद ऐसी बाढ़ की वजह से पानी की वजह से भारी तबाही देखने को मिली थी। तो अब एक बार फिर 5 जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम की बात करें तो मौसम हल्का सा खुलता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को अब एक बार फिर चेता दिया है। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये चेता दिया है मौसम विभाग ने और ये देखना होगा कि उनकी जो तैयारियां हैं वो ज़मीनी हकीकत पर कितना रंग लाती है। लेकिन फिलहाल जनता का क्या रुख है इसको लेकर? क्योंकि पहले भी जनता ने देखा तैयारियां हर बार प्रशासन की होती है, लेकिन इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। आप देखिए मुस्कान, अगर जनता की बात करें तो अभी भी ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में तबाही हर किसी ने देखी है। भारी बारिश की वजह से जो है भारी तबाही हुई थी, लेकिन अभी भी जो हालात की बात करें या सरकारी दावों की बात करें, जो घोषणाओं की बात करें, वो अभी भी उन सरकारी जो लाभ उन्हें मिलना है या फिर मुआवजा मिलना अभी उनसे सभी से कोसों दूर है। और यही वजह है कि अब लगातार हालांकि सरकार के खिलाफ भी लोग जो है आने को मजबूर हो चुके हैं, और अगर उन क्षेत्रों में अगर मंत्री या फिर विधायक जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों का जो है विरोध का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि सरकार लाख दावे कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में लोगों को राहत दी जाएगी और मुआवजा करके लोगों को जो भी बेहतर राहत होगी वो मिलेगी। लेकिन अभी तक उन क्षेत्रों की ही बात करें जहां पर भारी बारिश की वजह से कई लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, कई लोगों का जो है अपनों को गंवा दिया है, लेकिन अभी भी वहां पर सरकार की तरफ से जो तमाम सुविधाएं मुहैया करानी थी वो नहीं हो पाई। तो देखने वाली बात होगी कि अभी फिर एक बार फिर जो है मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है, येलो अलर्ट जारी किया है 5 जिलों में। तो अब सरकार देखने वाली बात होगी कि अपने वादे किस तरह से लोगों तक पहुंचाती है, क्योंकि लोग अभी भी सरकार के खिलाफ जो है या फिर जो विधायक या मिनिस्टर जो है उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, विरोध का सामना भी लोगों का, आम जनता का जो है देखने को मिल रहा है। जी ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को फिर से खोलने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोमवार को पूरे महाराष्ट्र में शंखनाद और घंटानाद विरोध प्रदर्शन किया। राज्य इकाई के प्रमुख नेताओं ने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग भी लिया और साथ ही मांग नहीं मानने पर अगले सप्ताह उन्होंने जबरन मंदिरों को खोलने की धमकी भी दे डाली। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत आम जनता के प्रवेश को रोकने की महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने घरों के पास विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा और राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करते भी नजर आए हैं और उन्होंने नेतृत्व भी किया। गौरतलब हो कि 3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार से कोविड-19 की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच आने वाले त्योहारों के दौरान धार्मिक गतिविधियों और समारोहों को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार हिंदू विरोधी है। आपको बता दें कि मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को खोलने की मांग को लेकर
भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार त्योहारों का समय इस समय आ रहा है और उसी के बीच मंदिर अभी भी प्रतिबंधों के घेरे में है, जिसे खोलने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने मंदिरों को अभी तक खोलने का कोई ऐलान या फिर कोई घोषणा नहीं की है। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अब अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जहां पर महाराष्ट्र और मुंबई में जो राज्य के नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। साथ ही साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि ठाकरे सरकार जो है वो हिंदू विरोधी सरकार है और जल्द से जल्द अगर प्रतिबंधों को मंदिरों से नहीं हटाया गया तो जो बीजेपी है वो खुद वहां पर आकर प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश करेगी और खुद ही विरोध प्रदर्शन के जरिए मंदिरों को खोलने की उन्होंने धमकी भी दे दी है। अगले सप्ताह उन्होंने जबरन मंदिरों को खोलने की धमकी दी है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और मंदिरों से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है, आगे सरकार का क्या फैसला हो सकता है? क्या सरकार ने इसको लेकर कुछ चर्चा की? देखिए मुस्कान, महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कितना भी विरोध हो, लेकिन उनको जो है जनता का हित देखना है, जनता का भलाई देखना है। लिहाजा जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग और जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अपने जो बयानों पर अभी भी कायम है। महाराष्ट्र सरकार अभी भी यही कर रही है कि जब तक कोरोना की लहर की संभावनाएं खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है मंदिरों को खोलने का कोई आह्वान नहीं है, कोई किसी तरह का फैसला लिहाजा नहीं लिया जाएगा जी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है, भाजपा ने यह भी कहा है कि एक हफ्ते के बाद अगर भाजपा महाविकास अघाड़ी सरकार मंदिर नहीं खोलती है तो जबरन मंदिर खुलवाया जाएगा। इस तरह की जो है बातें जो है भाजपा द्वारा कही जा रही है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सत्यप्रकाश, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी प्रतिबंध कहीं ना कहीं लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात भी सही है कि लगातार महाराष्ट्र जो है वही पहली और दूसरी लहर में पूरे तरीके से प्रभावित रहा कोरोना से, और अब तीसरी लहर आने की भी संभावना है। और महाराष्ट्र में तो जीका वायरस के भी केस मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रतिबंधों को हटाना दुर्घटनापूर्ण भी हो सकता है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना दस्तक देने लगा है, कोरोना की जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ने लगी, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार एहतियातन इस फैसले पर अड़ी हुई है कि अब जो है जिन प्रतिबंधों को हटाया गया था उनको पुनः जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति रही तो नाइट कर्फ्यू भी मुंबई में जल्द लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि मंदिर मस्जिदों को खोला। हालांकि मंदिर मस्जिद खोलने की बात तो अलग है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने वक्तव्यों के लिए जानी जाती है वो चाहती है कि वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को एक कदम पीछे करे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार है कि बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फैसला आगे सरकार ने तो पूरे तरीके से साफ कर दिया है, बीजेपी की आगे क्या रणनीति हो सकती है? जिस तरीके से उन्होंने बात कही, क्या अगले हफ्ते वो फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और जबरन मंदिरों को खुलवा लिया जाएगा? इस तरीके की जो रणनीति, जो बातें वो कह रहे हैं। देखिए कल पूरे दिन जो है मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है धार्मिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, मांग की गई। वहीं उत्तर मुंबई जिला सांसद जो है गोपाल शेट्टी ने भी अपने दो विधायकों के साथ, योगेश सागर और अतुल भातखलकर के साथ कांदिवली पूर्व जो है आंदोलन किए। इस आंदोलन के दौरान अतुल भातखलकर ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार अगर मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं देती है तो भाजपा अगले हफ्ते जबरन मंदिर खुलवाएगी। इस तरह की बातें जो है कही गई है फिलहाल। लेकिन इस दौरान जो है मुंबई पुलिस ने भी कई नेताओं को जो है हिरासत में लिया, उनको ऊपर जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने की धाराओं के साथ उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से महाविकास अघाड़ी अपने शब्दों पे कायम है, वहीं भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार को हिलाया जाए।
लेकिन सत्य प्रकाश, समझने वाली बात यह है कि विपक्ष में वहां पर बीजेपी है और जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आती रही है कि वैक्सीनेशन अगर नहीं होता है तो बीजेपी जो सरकार है वो पूरे तरीके से ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन अब अगर इस पर प्रतिबंध लगाए हैं तो प्रतिबंध लगाना तो अच्छी बात है, तो अब बीजेपी क्यों इसका विरोध कर रही है? देखिए मुस्कान, राजनीति में विरोध प्रदर्शन करना एक अहम भूमिका मानी जाती है। लिहाजा कल जिस तरह से सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि हमारी दुश्मनी मुंबई पुलिस से नहीं है, मुंबई पुलिस हमारी रक्षक है, वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। लिहाजा हमारी लड़ाई जो है महाराष्ट्र सरकार से है। महाराष्ट्र सरकार जो है हिंदू विरोधी सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जब रेलवे चालू कर सकती है सेकेंड डोज को ले, हवाई जहाज में यात्रा करने की अनुमति है जिनको सेकेंड डोज लगी है, तो ऐसे में मंदिर के पुजारी को भी अगर सेकेंड डोज दिया जाए और उन दर्शनार्थियों को भी सेकेंड डोज दिया जाए, उनको दर्शन की अनुमति दे, तो उसमें बुराई क्या है? ऐसे में उनको अनुमति देनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बिना बात के संघर्ष बीजेपी से करवा रही है। लिहाजा बीजेपी संघर्ष करने में नंबर 1 है। इस तरह की बातें सांसद गोपाल शेट्टी ने कही है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।